Let us start today with new chapter, that is phases of development of insurance. So I hope you have understood what do you mean by insurance. It is a contract between two parties. One party is insurer and the other party is insured. Yes. Who is insurer? Can you tell me who is insurer? To sell the कंपनी वाले मैम. insurance. Company, yes, very Company. good. Company who sell the insurance policy to the customer is known as insurer. And who is insured? The one The who, person whose risk is covered. very good, very good. The one who takes the policy, buys the policy from the company, and he gets insured. Therefore, he is known as insured party. Against this contract, because the company is giving you assurance and risk is being divided between company and a customer, therefore company is charging you a consideration that is known as premium. Okay. And the document, the policy document is very important here, because in that every about every agreement that is made between you and customer and company is written down in that particular policy document. Okay. And ऑफ कोर्स ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइफ इंश्योरेंस में दे विल पे यू ऑन अ सर्टेन मैच्योरिटी डेट और on the death of a person. Okay, whichever is earlier. But in case of general insurance, they will pay you certain amount of money only if the loss takes place, only if the uncertainty takes place. I've already told you this thing. Okay. So this particular is the meaning of insurance. ये थोड़ा डिटेल में बताया है आपको, इतना बस रीड करना है, बट इतना डिटेल में नहीं जाना है. अभी देखो ये लास्ट, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क. दैट मीन्स इंश्योरेंस जब आप लेते हो तो अपना रिस्क को स्प्रेड करते हो. स्प्रेड मीन्स सिर्फ आप उसको नहीं लेते हैं, आप कंपनी लेती है उसको. ठीक है, आप दोनों मिलकर उसको शेयर करते हैं. लॉसेस ऑफ अनफॉर्चुनेट पीपल आर शेयर्ड बाय मेनी पीपल हु आर एक्सपोज टू सेम टाइप ऑफ रिस्क. अब ये तो बहुत सारे लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कॉर्पोरेट डिवाइस होते हैं. कॉर्पोरेट डिवाइस मीन्स इट इज नॉट वन मैन शो. ओके, ये कोई एक पर्सन आकर नहीं कंट्रीब्यूट करता, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के पास, और जब किसी का नुकसान होता है तो उसको उसमें से शेयर दिया जाता है. देयरफॉर इट इज नोन एज कॉर्पोरेट डिवाइस. बस ये वही लिखा हुआ है. ठीक है, दैट लॉस ऑफ अनफॉर्चुनेट पीपल, कुछ लोगों के नुकसान को शेयर किया जाता है बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि बहुत सारे लोग आकर कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं ना. ठीक है. लॉस ऑफ एसेट्स फॉर एनी रीजन डिप्राइव्स द ओनर ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट. लॉस तो हो गया, लेकिन उसे बांट दिया जाता है. कंपनी आपको उसका कुछ तो सर्टेन बेनिफिट आपको देती है. Thus, insurance is a mechanism that helps to reduce the adverse consequences due to loss of the assets. That means जो आपको नुकसान हुआ है उसका जो एडवर्स इफेक्ट है ना, फिनेंशियल लॉस है, उसको कम करता है इंश्योरेंस. ओके. अब देखो इसमें है ना, ये इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर है, मतलब कब से कब तक, कैसे कैसे किस किस टाइम पे इंश्योरेंस सेक्टर ने ग्रोथ ली है, ये आपको रीड करना है. ठीक है, इसमें ईयर्स दिए हुए हैं, ये जस्ट आपको रीड करना है. कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए. अब आ जाते हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो. ये जो एक्ट है ना, ये किसके लिए बनाया गया था? सो दैट इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था इंश्योरेंस एक्ट 1938. अब ये एक्ट पास कब हुआ था? 1938. और इससे एक्टिवली फॉलो कभी किया गया था? कब से किया गया था? 1 जुलाई 1939.
It was well balanced and first comprehensive piece of insurance legislation in this country, जिसमें दोनों चलाए जाते हैं, लाइफ एंड नॉन लाइफ ब्रांचेस ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया, ठीक है। और दिस एक्ट, और ये सबसे पहला एक्ट बना था इंश्योरेंस, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, वो था आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक्ट में ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, अगर आप उनको ब्रेक करेंगे तो फाइन एंड पेनल्टीज लगती हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंश्योरेंस के लिए सबसे पहला एक्ट कौन सा बनाया गया था, इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसको कब से एक्टिवली फॉलो किया गया था, 1 जुलाई 1939, ये आपको याद करना पड़ेगा, ओके। ये किस लिए बनाया गया था एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट था दिस एक्ट, ये पूरी पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड to prevent mushrooming of companies, to enforce mushrooming means आप कंपनीज बनाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कस्टमर्स की नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। टू एनफोर्स वर्किंग ऑन साउंड प्रिंसिपल्स मीन्स यू आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, एंड देन आप सारी कंपनी के प्रॉफिट्स अर्न, मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है। टू प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड्स, फंड्स की गड़बड़ नहीं करनी है। मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स यूज ऑफ फंड्स, रादर आई वुड से रॉन्गली यूज ऑफ फंड्स। आप अपने जो लोगों के फंड्स हैं, प्रीमियम के नाम पे आपने लोगों से फंड्स लिए हैं ना, उन फंड्स को गलत जगह पे यूज नहीं करना, that is known as prevention of misappropriation of funds, and to protect the assets, जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। ओके, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इन 1945 इट वाज डीम्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अब थोड़े टाइम के बाद ना इन्हें और थोड़ा रिस्ट्रिक्ट, थोड़ा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1945 में एक कमिटी बनाई गई, ध्यान से सुनो। 1945 में रूल्स एंड रेगुलेशंस को और थोड़ा कस्टमर्स के इंटरेस्ट को थोड़ा और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए 1945 में देयर वाज अ कमिटी। कौन सी कमिटी, देयरफॉर अ कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री कावासजी जहांगीर, मतलब ये चेयरमैन थे कौन सी कमिटी के, ये जो कमिटी बनाई गई ना टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड कंपनीज, इनके लिए जो कमिटी बनाई गई उनके ये चेयरमैन थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कमिटी, अब इस कमिटी में रिकमेंडेशन सजेशंस आई, क्या सजेशंस आई ओके एक मिनट रुकिए, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। ऑन द बेसिस ऑफ द कमिटीज रिकमेंडेशन एन अमेंडेड बिल was passed on 18th April 1950, ईयर याद नहीं पड़ता, दैट्स ओके। एक क्या कहते हैं इसे, अमेंडेड बिल पास किया गया। अब अमेंडेड बिल मतलब क्या होता है, अमेंडेड मींस चेंजेस, जिसमें हम चेंजेस लाते हैं ना उसे कहते हैं अमेंडेड बिल। जैसे एक रिपोर्ट बनाई गई और उसमें लिखा गया कि पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसमें चेंजेस लाई जाएंगी, उसे कहते हैं अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और इसी कमिटी में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया। एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 1945 में कमिटी बैठी थी ना, इसमें से अमेंडेड एक्ट बनाया गया। द टोटल राइट ऑफ कंट्रोल वाज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो कंट्रोल पावर है वो किसके हाथ में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इट कंट्रोल्स द इंश्योरेंस बिजनेस बाय अपॉइंटिंग कंट्रोलर ऑफ द इंश्योरेंस, यानी कि अब भी जो भी इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, वो कौन करेगा, कंट्रोलर ऑफ द इंश्योरेंस के जो मेंबर्स होंगे ना वो कंट्रोल करेंगे आपके बिजनेस, सो दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रहे हैं तो पेनल्टी लगाने का काम किसका होगा, कंट्रोलर ऑफ द इंश्योरेंस। इज इट क्लियर?
यस मैम। Yes, ma'am. तो ये क्या था हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1930। अब इस इंश्योरेंस एक्ट 1938 में ये एप्लीकेबल होता है सबके लिए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे जनरल इंश्योरेंस हो। जनरल में बहुत कुछ होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, है ना, ये बहुत कुछ होता है। तो ये जो एक्ट है ना, इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये एप्लीकेबल है सबके लिए जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है या फिर बाहर, इंडिया से बाहर। अब ये जो एक्ट बनाया गया ना, ये प्रोहिबिट करता है, मतलब it stops you to carry insurance business until you are a public limited company or a society registered under Cooperative Act 1912 and a body corporate incorporated under any law. Okay, law of any country outside India not being the nature of private company. इन तीनों में से अगर आप कुछ भी नहीं हो, समझो आप पब्लिक कंपनी भी नहीं है, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आप किसी और एक लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी एक सूटेबल लॉ जो होता है ना कॉर्पोरेट बॉडी का, उसके अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, इन तीनों में से कहीं पे भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकते। प्रोहिबिट्स मतलब नहीं कर सकते। अच्छा, कब कर सकते हैं? जब इन तीनों में से कहीं पे एक में रजिस्ट्रेशन करी हुई है, या तो पब्लिक कंपनी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करी हुई है, या तो कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912 के नाम पे रजिस्टर करी हुई है आपकी कंपनी, या फिर कोई और कोई ऐसा लॉ, ऑफ कोर्स वो प्राइवेट कंपनी के नेचर में नहीं होना चाहिए, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट लॉ के अंडर में रजिस्टर्ड अगर कर रहे हैं आप, तो ही इंश्योरेंस बिजनेस के नाम पे आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। समझ में आया? ये सेम पॉइंट है ना, देखो नेक्स्ट चैप्टर्स में रिपीट होगी ये वाली एक्ट प्रोहिबिट वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना ये 3 पॉइंट्स हैं, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बताया गया है। ठीक है ना? अब देखो ये जो लॉ है, ये लॉ मतलब एक्ट 1938, ये एम्फेसाइज कि कौन से इश्यूज को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की बात करता है, कौन से इश्यूज पे ध्यान देता है ये। रेस्ट्रिक्शन ऑफ कमीशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिबेटिंग, मतलब आप जब किसी को कमीशन पे करते हो ना, आपके बिजनेस के लिए जो सेल्स एजेंट्स होते हैं इंश्योरेंस के, जब आप उनको कमीशन पे करते हो तो कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, उसकी रेस्ट्रिक्शंस ये लॉ बताते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ रिबेटिंग मतलब डिस्काउंट, रिबेटिंग मतलब डिस्काउंट, आप जब बिल डिस्काउंटिंग करवाने बैंक के पास जाते हो तो वो वैसे इंश्योरेंस कंपनीज भी रिबेटिंग करती हैं। ठीक है, तो उसका प्रोहिबिशन मतलब कितना कर सकते कितना नहीं, लिमिट बताता है वो आपको। लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन कमीशन, मतलब आप कमीशन पे कितना खर्चा कर सकते हैं उतना वो बताया जाता है। लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, दैट मीन्स बीइंग अ इंश्योरेंस एजेंट आप क्या बोल सकते हैं, आप कितना किस किस को लाइसेंस मिल सकता है, कौन से इंश्योरेंस एजेंट को लाइसेंस मिल सकता है, और कौन सी कंपनी के लाइसेंस हम, वो बोलते हैं ना हिंदी में, रद्द किए जाएंगे। ओके, तो कौन सी कोई कंपनी होगी इलीगल एक्टिविटीज कर रही है तो उसका लाइसेंस हम कैंसिल करते हैं, तो उसका पावर भी कहाँ पे किस में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट, आपकी कंपनी कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। राइट टू इन्वेस्टिगेट, मतलब आपकी कंपनी का ऑडिट, इन्वेस्टिगेट चेकिंग करना आपकी कंपनी के ऊपर, वो भी, इसके भी पावर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे हुए हैं, इंश्योरेंस एक्ट 1938। एंड प्रोहिबिशन ऑफ लोन मीन्स आप मतलब कितना बाहर पब्लिक को लोन के फॉर्म में फंड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ लोन मतलब लिमिटेशंस, प्रोहिबिशन स्टॉप कर देना कि यहाँ इस ये लिमिट के बाद आप लोन नहीं दे सकते। क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट functions of insurance. Okay, see now. Functions of insurance, you say role of insurance
It's one and the same thing. Functions means what is the primary, what are the roles that is performed by insurance sector. Okay, so first is protection. It gives you financial protection. The risk is shared between the company and the customer. Therefore, whenever there is a risk of loss, I mean, whenever there is a loss, financial loss, it will be covered by insurance company. So there is a financial protection that is given to the customer. Spreading of risk. Now, risk is not taken by single person. It is a common pool where many people come together to invest in the company, and therefore company gets a huge funds, huge amount of funds, and from that particular pool, company uh, uh, shares the losses. Okay. Encouraging savings. Suppose you don't take up the policy, your money will be blocked. Okay, it will be blocked in your homes. You will not earn anything. Okay, so company encourages savings. That means if you invest in your in any insurance company, your amount will be uh, what to say, your amount will be invested there. Okay, your amount will be invested, and so in the future you will earn some amount of returns. So that is known as encourage savings. Encourage savings means company encourages people to save their money rather than keeping it blocked at their homes. Okay. Next is prevention of the losses. Prevention of the losses means it, see, they cannot bring the losses to the zero level, but at least they can minimize the losses. So they minimize the losses by sharing the risk between many people. Next is providing funds for the investments. Providing funds for the investment means now company gets so a huge amount of funds collected in the forms of premiums from the public. Now this particular premium is invested in a proper, you can say, in the area, in the field where actually the funds are required, where actually these funds are invested, and uh, this process is known as mobilization. When, अभी समझो एग्जाम्पल के हिसाब से आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, ठीक है, आपने क्या किया, यू बॉट अ पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी पकड़ लो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास यू हैव इन्वेस्टेड extra funds that were available with you. Now what company is doing? Mobilization of the savings means they are collecting from you in the name of premium, and they are investing the same amount where these funds are actually needed. So this is known as mobilize. This process is known as mobilization. Means putting these funds into proper field. Okay, मतलब ये funds को block ना करते हुए ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे ये funds की actual need है, ठीक है, और इससे हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा. कैपिटल फॉर्मेशन हो गया ना, क्योंकि कैपिटल ब्लॉक नहीं हुआ जहाँ पे इसकी एक्चुअल नीड थी. समझो किसी किसी बिजनेसमैन को नीड थी, किसी स्टूडेंट को नीड थी एजुकेशन के लिए, तो आपने उनको फंड्स प्रोवाइड किए आपकी कंपनी में, ठीक है. तो ये फंड्स एक्चुअल जगह पे लगे, प्रोडक्टिव यूज हुआ फंड्स का, एंड देयरफॉर इट विल ब्रिंग, क्या कहते हैं, इकोनॉमी विल बी डेवलप. ठीक है, मतलब बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस एनहांस होगा, और लिटरेसी बढ़ेगी, बिकॉज एजुकेशन के लिए जो फंड्स लोगों को चाहिए थे वो फंड्स उनको मिल जाएंगे. तो एजुकेशन का जो लेवल है, लिटरेसी जो लेवल है वो बढ़ेगा हमारी कंट्री में. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा. ओके. नेक्स्ट इज सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स. सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स मीन्स जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, ओल्ड एज प्रॉब्लम की आप अर्न नहीं कर सकते ओल्ड एज में, तो इसलिए अब आप जैसे ही आपने 30-40 ईयर्स क्रॉस कर लिए आपकी एज के, तो वैसे ही अगर आपने कोई पॉलिसी खरीदी होगी तो ओल्ड एज में आपको ये पूरा रिफंड मिलेगा.
मे बी 20-25 ईयर्स के बाद, मे बी 50 ईयर्स के बाद। तो ओल्ड एज प्रॉब्लम जो सॉल्व, वो जो इनकम प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। डिसेबिलिटी प्रॉब्लम जिसकी वजह से लोग अर्न नहीं कर सकते हैं, ओके, तो ये इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है। ओके, तो ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम्स हैं हम ये ओवरकम कर सकते हैं। किसकी वजह से? इंश्योरेंस की वजह से। In the absence of insurance, businessmen and individuals will have to face the risk. अगर आपने इंश्योरेंस नहीं खरीदा तो आप एज एन इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट ओनर्स, ये उनको रिस्क बियर अकेले करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो ये जो रिस्क है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसके बारे में हम बात करें ना बार बार रिस्क के बारे में। तो रिस्क को मैनेज करना, यही तो मेन रोल होता है फाइनेंशियल इंश्योरेंस का। ये जो रोल ऑफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि जो मेन पर्पस होता है, मेन रोल होता है जो इंश्योरेंस कंपनी परफॉर्म करती है, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। क्या मेन रोल परफॉर्म करती है? मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। सो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है रिस्क कंट्रोल, एक होता है रिस्क फाइनेंसिंग। अब रिस्क कंट्रोल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। रिस्क कंट्रोल फोकसेस ऑन मिनिमाइजिंग द रिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Okay, two broad techniques that are used in risk management. See, it is written risk management, and risk management is the main role that is performed by insurance sector. अब इसको दो ब्रॉड टेक्निक्स में डिवाइड किया गया। कौन सा? एक रिस्क कंट्रोल, एक रिस्क फाइनेंसिंग। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के दो टेक्निक्स होते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए। कंपनी के हाथ में होता है ना ये रिस्क को मैनेज करना। तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कंट्रोल एंड फाइनेंसिंग। अब कंट्रोल का मतलब होता है मिनिमाइज करना, कम करना। देखो आप रिस्क को कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अभी फायर लग गई तो आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन जितना जल स्टॉप थोड़ी कर सकते हैं उसे कि आग ना लगे, ये तो आपके हाथ में नहीं है ना। आग तो खुद ब खुद, अनसर्टेनिटी खुद ब खुद होती है। जब भी कोई ऐसी रिस्क वाली सिचुएशन आती है ना, वो खुद ब खुद होती है। तो आप उसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि ना हो, जीरो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आग को बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड होती है उसे बुलाकर आप कम करवा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अपने नुकसान को। ठीक है, तो मिनिमाइज द रिस्क और ऑफ लॉसेस टू विच द फर्म इज एक्सपोज्ड, किसी किसी के ऊपर जो ये नुकसान हुआ है। एंड इंक्लूड द टेक्निक्स ऑफ रिस्क अवॉइडेंस एंड रिस्क रिडक्शन। मतलब आप ये वो टेक्निक है रिस्क कंट्रोल की जिसमें आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, या अवॉइड मतलब छोटा, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम करना। ठीक है, रिस्क आर अवॉइडेड when the insurance company refuses to accept the risk। ये जो अवॉइडेंस वर्ड यूज हो रहा है ना, रिस्क अवॉइडेंस, ये तब होता है जब कंपनी बोलेगी ये रिस्क मैं नहीं उठा सकती। जैसे आपने वो ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, उसका जो शॉप है वो अर्थक्वेक की वजह से क्या कह सकते हैं, डैमेज हो गया था। तो इंश्योरेंस कंपनी वॉज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रिस्क। उसे कहते हैं रिस्क अवॉइडेंस। ओके, ये नेगेटिव अप्रोच होता है। ये लोगों को ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करता है, कस्टमर्स को ज़्यादा वो उनकी नीड्स को, डिज़ायर्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये नेगेटिव अप्रोच है, मतलब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं इससे, फिर कोर्ट केस लड़ते हैं, फिर स्यू करते हैं कंपनी के ऊपर, है ना। ये ज़्यादा कुछ अच्छा अप्रोच नहीं है, मतलब कस्टमर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। If it is used extensively, company cannot achieve its primary objective। अगर आपने ये वाला नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा यूज किया ना, तो कंपनी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कंपनी में फिर कोई पॉलिसी खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, आपकी कंपनी की गुडविल डाउन हो जाएगी कि ये कंपनी ना नेगेटिव अप्रोच यूज करती है, रिस्क अवॉइड करती है। ठीक, अब रिस्क रिडक्शन क्या होता है? देखो दो चीजें होती है इसकी कंट्रोल में, दो चीजें होती हैं, एक रिस्क अवॉइडेंस जो नेगेटिव अप्रोच होता है, और एक रिस्क रिडक्शन जो पॉजिटिव अप्रोच होता है। और जो क्या करता है रिस्क रिडक्शन, मतलब लाइकलीहुड ऑफ लॉस टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ लॉस। मतलब आपका जो नुकसान हुआ ना उसको कम करने की कोशिश करता है वो।
मतलब रिस्क रिडक्शन पॉजिटिव अप्रोच होता है, वो आपके रिस्क को लेने के लिए रेडी होते हैं और उसको कम भी करते हैं। आया समझ में? इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी Yes, नेक्स्ट ma'am. होता है Yes, आपका ma'am. रिस्क फाइनेंसिंग। सो नेक्स्ट इज रिस्क फाइनेंसिंग। अब ये रिस्क फाइनेंसिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के रिस्क कंट्रोल और रिस्क फाइनेंसिंग में फर्क क्या है। रिस्क फाइनेंसिंग में अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, मतलब आप समझो, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। समझो मेरी कार है, ठीक है, कार फायर लग गई, ठीक है, कार को आग लग गई, कार डैमेज हो गई। अब कार तो डैमेज हो गई, तो अब मैं क्या करूंगी, वो सारे इंश्योरेंस की पॉलिसी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं जाऊंगी कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी, सारा स्क्रूटिनाई करेगी। स्क्रूटिनाई मतलब चेक करेगी कि वाकई में कार कितनी जल गई, अच्छा डैमेज कितना हुआ, कब जली है कार, ठीक है, और सारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करेंगे कंपनी। अब कंपनी क्या करेगी, गो थ्रू स्क्रूटिनाई करने के बाद आप आपको आपका जो क्लेम है वो सेटल करेगी, मतलब आपका जो अमाउंट जितना बनता है उतना आपको फंड्स पे करेगी। उसको कहते हैं रिस्क फाइनेंसिंग। रिस्क फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स अरेंजमेंट ऑफ फंड्स टू मीट द लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द रिस्क। अभी मैंने रिस्क कौन सा बताया, फायर लगना, फायर इज अ रिस्क, तो उसकी वजह से आपका गाड़ी का नुकसान, डैमेज, लॉसेस हो गए, तो जो लॉस अराइज हुआ ना फायर की वजह से, उसके अगेंस्ट में आपको जितना अमाउंट कंपनी देती है ना, उससे कहते हैं रिस्क फाइनेंसिंग। इट इज अ टेक्निक designed to guarantee the availability of the funds to meet the losses। ये वो टेक्निक है जिसमें आप कस्टमर को, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आप कस्टमर को अश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं कि जब आपको नुकसान होगा तब हम बैठे हैं, हम आपको सारी फंड्स की अवेलेबिलिटी कर कर देंगे, मतलब जो भी आपका नुकसान हुआ है उतना हम आपको पे बैक करेंगे, ठीक है। रिस्क फाइनेंसिंग टेक द फॉर्म ऑफ रिस्क रिटेंशन और ट्रांसफर। दैट मीन्स जब रिस्क फाइनेंसिंग होता है ना, तब आप रिस्क अपने सर पर लेते हो, आप मतलब इंश्योरेंस कंपनी, आप रिस्क अपने सर पर लेंगे, रिस्क रिटेन करेंगे, रिटेन मतलब आप अपने पास रखेंगे रिस्क को, और जो जो भरपाई है, जो नुकसान की भरपाई है, उसे आप कस्टमर को देंगे, ठीक है, फंड्स के फॉर्म में। आया समझ में? मतलब ये रिस्क आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। देखो लिखा हुआ है आगे, रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है इट इज एन एक्सपोजर। ये वो एक्सपोजर है जिसमें आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर रहे हो, विच इज नॉट अवॉइडेड, रिड्यूस्ड और ट्रांसफर। मतलब इसमें आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसको अपने सर पर लेकर उसकी उसको पे कर रहे हैं, आप सामने वाले पर्सन को आप पूरा रिस्क का जो लॉस है वो आप पे करते हैं, ठीक है। दे आर रिटेन्ड बाय द कंपनीज, ऑफ कोर्स। ये कौन रिस्क पूरा अपने सर पे कौन लेता है, कंपनी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नथिंग इज डन अबाउट द रिस्क, रिस्क इज रिटेन्ड बाय द कंपनी। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आग लग गई, अब तो डैमेज हो गया कार को, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, व्हेन नथिंग इज डन अबाउट द रिस्क, तो पूरा का पूरा रिस्क कौन उठाता है, कंपनी उठाती है, ठीक है। और कंपनी उठाकर सारा एक्यूमुलेशन ऑफ द फंड्स टू मीट द डेविएशन फ्रॉम द लॉसेस, मतलब जो आपके नुकसान हुए हैं ना, एक्सपेक्टेड लॉसेस जो आपके हुए हैं, उसको आप फंड्स के फॉर्म में कस्टमर को पे करते हैं। दैट इज नोन एज रिस्क फाइनेंसिंग। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो आज हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस एक्ट 1938। I already explained you इंश्योरेंस एक्ट 1938। उसमें आपको ये एक्ट जो प्रोहिबिट करता है, वो अंटिल यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एंड सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 या कोई बॉडी कॉर्पोरेट का कोई एनी अदर लॉ, ठीक है, इसके अंडर में जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तब तक आप इंश्योरेंस कंपनी ओपन नहीं कर सकते, बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस हमने पढ़ा, एंड देन हमने रोल ऑफ इंश्योरेंस में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा।
रिस्क मैनेजमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिस्क कंट्रोल एंड रिस्क फाइनेंसिंग। फिर से रिस्क कंट्रोल में 2 चीजें आती हैं, एक रिस्क अवॉइडेंस एंड एक रिस्क रिडक्शन। रिस्क अवॉइडेंस को नेगेटिव अप्रोच बोला जाता है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये मुझे इसके लिए तो बिल्कुल 30 मिनट्स तो पक्का लगेंगे आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी का रोल क्या होता है। ये लगभग फंक्शन से रिलेटेड है, आपको मैंने अभी अभी फंक्शंस पढ़ाए ना, उससे लगभग रिलेटेड है। फिर यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, मतलब उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है। सो ये 3 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इज दैट ओके? Yes, ma'am.